हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीवाईपी स्पेशल में। और आज हम इसमें पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यानी जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं घटना चक्र में हम। तो आज हम इसका पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसमें हम क्या क्या करते हैं। जैसे नाक से हम सांस लेते हैं तो किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में जाती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऑक्सीजन, इतनी सारी हवा हमारे अंदर जाती है जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में तो सारी गैसें मौजूद हैं, हमारे फेफड़ों तक जाती है। फिर फेफड़ों में क्या होता है, वो ऑक्सीजन केवल ले लेती है। फेफड़े में हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन अंदर हमारा शरीर ले लेता है फेफड़े, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। तो ये किस प्रकार से चलता है, इससे क्या होता है, कैसे एनर्जी बनती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। जैसे जो हमारी नाक होता है, जो बाहरी नोज होती है, नासा मार्ग जिसको नेजल कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं जिसको, फिर लैरिंग्स या स्वर यंत्र होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स या फेफड़े, ये सभी हमारे स्वर तंत्र श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इन सभी से हम जब सांस लेते हैं तो इन सभी अंगों का काम होता है। जो नाक होती है, नोज होती है, वो सबसे बाहरी भाग होता है। निजल होता है वो जो बाहरी अंदर थोड़ा सा भाग होता है। फिर ग्रसनी आता है, फिर लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र आता है, ये गले के पास होता है, आप हाथ लगा के भी इसको टच कर सकते हो। इसी तरह आगे ट्रैकिया होती है, फिर ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकियोल्स होते हैं, फिर फेफड़े पूरे होते हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए, जो मनुष्य के वक्ष गुहा, वक्ष माने होता है सीना, तो सीने के अंदर अगर देखा जाए तो एक गुहा बनी होती है, गुफा जैसी जगह होती है। उसमें दो फेफड़े, दो लंग्स होते हैं जो फुफ्फुस आवरण या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। यानी फुफ्फुस माने फेफड़े होते हैं और एक आवरण रहता है जिसके माध्यम से ये घिरे रहते हैं। ये होता है एक झिल्ली से घिरे रहते हैं। जैसे हमारे फेफड़े ऐसे ही शरीर में नहीं रहते हैं, जैसे कोई भी अंग होता है तो एक झिल्ली उसके आसपास रहती है, तो वो उससे घिरा रहता है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लेकिन लंबाई उसकी कम कम होती है। अगर हम बात करें तो हमारे फेफड़ों में जो रुधिर होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक यानी एल्वियोली होती हैं, जिसमें श्वास की जो वायु होती है तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। तो ये 15 करोड़ वाली बात देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हमारे दो फेफड़े होते हैं तो एक फेफड़े में करीब करीब 15 करोड़ ऐसी संरचनाएं होती हैं, वायु कोष्ठक जिसको कहते हैं। तो वायु कोष्ठक जैसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे होता है, जैसे फेफड़े होते हैं तो दोनों तरफ के फेफड़े हो गए, तो ऐसे वायु कोष्ठक होता है। इसके आसपास ऐसे नसें फैली रहती हैं, पतली पतली, बिल्कुल बारीक बारीक, जिसको केशिकाएं कहते हैं, रुधिर केशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन ऐसे आती है, पूरी हवा आती है, तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर आ जाती है और ये फूल जाती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है हमारे फेफड़ों में। तो चलिए चित्र के माध्यम से हम भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से हवा अंदर आती है, किस प्रकार से बाहर जाती है। तो देखिए, जब हम सांस, एक होता है सांस लेना यानी इसको अंतः श्वसन कहते हैं, एक होता है सांस छोड़ना जिसको उच्छ्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन के साथ सभी जो हवाएं होती हैं, यानी हवा जब हम सांस लेते हैं, अंदर की ओर लेते हैं, इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो क्या होता है, हवा अंदर की ओर जाती है, हवा के साथ में ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जब जाती है तो हमारे फेफड़े फैलते हैं, जो नीचे डायाफ्राम लगा रहता है वो नीचे जाता है, तो जगह बढ़ जाती है और वो जो फेफड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। उसी तरह जब हम सांस जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से जो हवा होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है और डायाफ्राम फैल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है। जो बात की जा रही थी कि प्रत्येक जो फेफड़ा होता है, जैसे एक फेफड़ा ये हो गया, एक फेफड़ा ये हो गया, तो इसमें इस तरह की जो ये वायु कोष्ठक इसको कहा जाता है, ये वायु कोष्ठक होते हैं। देखिए इसके आसपास क्या है, जो केशिकाएं फैली हुई हैं। केशिकाएं का मतलब होता है जो धमनी और सिरा जैसी छोटी छोटी नसें होती हैं, वो इसको घेरी रहती हैं वायु कोष्ठक को चारों तरफ से। और एक झिल्ली होती है, झिल्ली के माध्यम से जैसे वायु यहाँ पे आई तो जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर चली जाती है। वो हीमोग्लोबिन चूंकि रक्त के साथ में होता है, तो हीमोग्लोबिन एक पदार्थ ऐसा होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है खींच करके, जुड़ करके हीमोग्लोबिन के साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये होता है, मतलब ये सांस लेने का तरीका होता है। एक फेफड़े में इस तरह के फेफड़े में इस तरह की जो वायु कोष्ठक जिसको एल्वियोली कहते हैं, इनकी संरचना लगभग 15 करोड़ पाई जाती है। यानी 15 करोड़ इस तरफ, 15 करोड़ इस तरफ। इसकी जो शुरुआत
शुरुआत होती है, जैसे कौन कौन से अंग हमारे इसमें सांस लेने में भाग लेते हैं श्वसन तंत्र में। नाक भाग लेती है, सबसे बाहरी भाग होती है। फिर नाक के बाद में ये देखिए आता है, इसको नेजल कहते हैं। नोज होता है, फिर नेजल होता है, इसको कहते हैं। फिर यहाँ पे ग्रसनी होती है। फिर ये देखिए श्वास नली हो गई, ये आज आ गया। तो इस तरह से होता है। ये देखिए स्वर यंत्र होता है, जैसे हाथ लगा के आप टच करोगे तो इसको स्वर यंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा सांस लेने का सिस्टम होता है। तो चलिए नोट्स देखते हैं। फेफड़े की अगर बात करें तो फेफड़ों, एक सेकेंड, फेफड़े या फुफ्फुस, फेफड़े को हिंदू में फुफ्फुस भी कहते हैं, लंग्स द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और यह मानव सहित समस्त जीव जो जितने भी मैमल होते हैं, मानव सहित जितने भी स्तनधारी होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है फेफड़े। इसलिए फुफ्फुसी श्वसन, इसे फुफ्फुसी श्वसन या फेफड़ों से होने वाला श्वसन भी कहा जाता है। श्वसन क्रिया क्या होता है? श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों होता है। यानी श्वसन क्रिया में हम अंतःश्वास करते हैं और उच्छ्वास करते हैं। सांस अंदर लेते हैं, आप देखिए जब सांस लेते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं। ठीक है। इन क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित क्या होता है? प्रमुख गैसें। जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा थोड़ी ना केवल ऑक्सीजन जाती है, जो प्रमुख गैसें होती हैं सभी अंदर चली जाती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, अंदर जाती हैं। इन क्रियाओं जैसे अंतःश्वास और उच्छ्वास के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यानी नाइट्रोजन जितनी अंदर गई है उतनी ही बाहर आ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का हम अंदर कोई यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनी हुई है वो भी बाहर आ जाती है, और जो गई होती है वो भी बाहर हो जाती है। इसलिए इसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। ऑक्सीजन जाती ज्यादा है और आती कम है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी लगभग पूरी हमारे शरीर फेफड़े ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा रहती है वो नहीं बदलती है। अगला अगर हम पॉइंट बात करें तो मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तब फेफड़ों में जाती है। ठीक है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक होते हैं, जो देखा गया था ना, वायु कोष्ठक होते हैं जिनके आसपास ये वायु कोष्ठक होते हैं, जो कि रुधिर केशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन केशिकाओं में ऑक्सीजन जो होती है वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है। तो वायु कोष्ठक जो हमने ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे केशिकाएं हमने देखा था ना चारों तरफ ऐसे होती हैं। तो इन केशिकाओं में ऑक्सीजन जो होती है वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में गति करती है। जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें मौजूद होती है जो हमारी केशिकाएं हैं, केशिकाएं में खून भरा हुआ है, तो खून में होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है, यानी ऑक्सीजन को अपनी साइकिल में बैठा लेता है, कैरियर की तरह काम करता है करके इससे शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है। क्या? हीमोग्लोबिन जो रक्त में रहता है वो ही ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। अगला पॉइंट की बात करें तो सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है औसतन कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ग्राम 100 ml अगर रुधिर ले लो, यानी 1 ग्राम 100 ml अगर किसी का खून निकाल लो तो उसमें 15 ग्राम क्या होगा? हीमोग्लोबिन होता है। और एक हीमोग्लोबिन में 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन होगी तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है? 1.34 ml ऑक्सीजन बंधी होती है। यानी 100 ml जो रुधिर होता है, 100 ml जो रुधिर की बात करें तो हीमोग्लोबिन की लगभग 20 ml ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन बंधी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें जैसे जैसे हमारे शरीर में होती है, तो ये भी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। तो वायुमंडल में क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्यों हानिकारक होती है? इसको कहा जाता है कि प्रदूषण वाली गैस है, क्योंकि ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है रक्त में पाया जाता है, इसके साथ बहुत तेजी से जुड़ जाती है। ऑक्सीजन के जितनी तेजी से जुड़ती है उससे 250 गुना अधिक तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना होता है। अब जब ये ही जुड़ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, तो ऑक्सीजन को जुड़ने का समय नहीं मिलेगा। तो जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचाएगा। तो इससे क्या होगा? हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारी श्वसन की दर बढ़ जाएगी। ठीक है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन जो परिवहन करने की क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। जब ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं तो आप जल्दी सांस लेने की कोशिश करोगे तो श्वसन की गति बढ़ जाएगी। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों आप ऊपर चलते हो, वायुमंडल की वायु का जो संयोजन होता है उसमें विभिन्न जो गैसें होती हैं वो परसेंटेज में तो लगभग वही रहती हैं, लेकिन उनका घनत्व
क्या होता था, घट जाता। तो जैसे मान लो ये समुद्र ऐसे करके, मान लो ये महाद्वीप हो गया ऐसे करके, ये देखिए, तो ये अगर समुद्र होता है, इससे जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ोगे तो क्या होगा, वायुमंडल की जो वायु होगी धरती के समीप ज्यादा घनी होती है, और ऊपर होता है घनत्व जो होता है वायु का वो कम होता जाता है, डेंसिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है। इसीलिए इसीलिए आप देखोगे जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं, पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसको कहते हैं हाइपोक्सिया कहा जाता है। इसके कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं उनका चेहरा लाल लाल होता है, उसके पीछे रीजन यही होता है कि उनको उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन को ले लेती हैं, पहले से ही इकट्ठा कर लेती हैं, तभी उनका जो खून होता है हीमोग्लोबिन उनके ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन को उनको ज़्यादा लेना रहता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा विरल होती है, तो इसीलिए उनका शरीर जो चेहरा होता है फूल जाता है। सांस, हम लोग जाएंगे जब पहाड़ों पे जाएंगे तो हमारी सांस फूलने लगती है, हम ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक जो रासायनिक ऊर्जा मिलती है वो किससे आवश्यक ऊर्जा मिलती है? एक रासायनिक यौगिक होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट यानी एटीपी, इसके विघटन से प्राप्त होती है। यानी ज्यादातर हमको काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी से मिलती है। एटीपी के जल अपघटन जब होता है, जैसे एटीपी हो गया उसका जल अपघटन हो रहा है, तो उससे एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट और एडिनोसिन डाइफास्फेट अकार्बनिक फास्फेट और ऊर्जा का देखो बनता है। तो मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, हम जितने भी काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा जरूरत होती है, वो एटीपी से प्राप्त होती है। एटीपी का जब जल अपघटन होता है तो इसका एटीपी का रूपांतरण किसमें होता है? एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफास्फेट में होता है, अकार्बनिक फास्फेट में हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे कि मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से हमने पूरा इसका नोट्स देख लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला नंबर कह रहा है स्तनियों में श्वसन कैसे होता है? तो जितने भी स्तनीय होते हैं इनमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। स्तनधारियों यानी जो स्तनपायी जीव होते हैं ये प्राणी जगत के एक समूह को कहा जाता है। स्तनपायी होते हैं जीव, प्राणी जो स्तनपायी जीव होते हैं ये प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर और मादा दोनों में, मेल फीमेल दोनों में अगर देखोगे तो स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन मादा की जो स्तन ग्रंथि होती है ज़्यादा विकसित होती हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नाक से नहीं होता है, तो इसको नहीं लेते हैं। वैसे पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, प्रोटीन में होता है, लेकिन ऐसे जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का सीधे हमारे लिए कोई प्रयोग नहीं होता। श्वसन की क्रिया एक जैविक क्रिया होती है जिसमें अंतःश्वास उच्छ्वास की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, कैसे होता है? फेफड़े होते हैं, फेफड़े से हमारे खून में जाता है और खून से ऊतक में जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया होती है इसमें। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अंतवास होता है, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन होता है, उससे फेफड़े में पहुंचती है। फेफड़े में ही होते हैं वायु कोष्ठक, छोटी छोटी एयर सैक्स होती हैं जो कि रुधिर केशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है, इन केशिकाओं में ऑक्सीजन जो होती है वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में गति करती है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जो होते हैं, आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक यानी करियर का काम करता है, उसको अपने में जोड़ लेता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक, ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है। चौथा नंबर, फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल कौन से होते हैं? तो गैसीय विनिमय स्थल होते हैं एल्वियोली, जिनको वायु कोष्ठक भी कहा जाता है। गैसीय विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है। गैसीय विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़े में स्थित एल्वियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के एक नेटवर्क के बीच में संपन्न होती है। 5 नंबर, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑक्सीजन कम होगी, कोशिकाओं तक कम पहुंचेगी तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, तो वही बात यहाँ पे कही जाती है। इसीलिए पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलने लगती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता होती है हमारे रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता होती है वो कम कर देती है।
खुद जुड़ जाती है, यानी खुद बैठ जाती है उसके करियर में, हीमोग्लोबिन क्या उसको नहीं बैठने देती। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी से जो एडीपी में परिवर्तन होता है वही सबसे ज्यादा ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ठीक है, मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, एक रासायनिक यौगिक होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके विघटन से मिलती है। एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में हो जाता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अकार्बनिक फॉस्फेट होता है और इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे एटीपी है, इसका जल अपघटन हुआ, एडीपी बनी और अकार्बनिक फॉस्फेट बना प्लस एनर्जी बनी। इसी एनर्जी से हमको काम करने की ऊर्जा मिलती है, मतलब काम करने के लिए होती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में? एटीपी के रूप में श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में मुक्त हो जाता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इससे पूर्ण रूपांतरण हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वायु श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन की क्रिया में क्या होता है? भोज्य पदार्थ जो हम जिनको खाते हैं ग्लूकोज होता है, इनका पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल इसका निर्माण होता है। इसके दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो दूसरा तीसरा इसमें सही है। ऑक्सीजन के अभाव में, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इसको देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट होता है वो किसमें? लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में भी परिवर्तित हो जाता है। तो दोनों बात सही। चलिए देखते हैं कोशिकीय श्वसन। जब किसी सेल में कोशिका में पूरे, जैसे हमारे श्वसन केवल फेफड़ों में नहीं चल रहा होता है, एक एक कोशिका में चल रहा होता है, वहां ऊर्जा बन रही होती है। तो कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया में कोशिका द्रव्य, जैसे ये कोशिका होती है इसमें केंद्रक होता है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया फैले होते हैं और यहाँ पे द्रव्य फैला होता है जिसको कोशिका के अंतर्गत द्रव्य होता है, उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया में कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है, ग्लाइसोसिस की क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। यहाँ पर इससे क्या होता है? ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। यानी ग्लूकोज क्या होता है कि इसमें ग्लाइकोसिस एक क्रिया होती है कोशिकांग में, यानी कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें होती है, और जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट, जब पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जब अवायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलती तो क्या होता है? यही पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में भी परिवर्तित हो जाता है। यानी दोनों चीज़ में परिवर्तन होगा, पहले लैक्टिक एसिड में और फिर इसमें परिवर्तित होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित होता है। लास्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो जो हमारे फेफड़े होते हैं वो भी शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि जो जलवाष्प भी जब हमारे अंदर जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी जाती है, उसके साथ साथ पानी में जो हवा में जलवाष्प रहती है वो भी जाती है। तो जलवाष्प या वाटर वेपर जो होती है गैस, तथा गैस का शरीर में उच्छ्वसन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के ताप का नियंत्रित रहता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब बाहर की ओर छोड़ते हैं तो कुछ मात्रा में जो जलवाष्प होती है वो भी बाहर आती है, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इस तरह से ये छोटा सा चैप्टर था हमारे सांस लेने श्वसन तंत्र के बारे में, ये पूरा हुआ। अगले वीडियो में चलिए हम मिलते हैं आपको परिसंचरण तंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।